हाँ भी देखिए बच्चों, अब अपने जो बीएससी फाइनल है उसमें जो थर्ड पेपर है मॉलिक्यूलर बायो एंड बायोटेक्नोलॉजी, उसकी जो यूनिट फर्स्ट है उसका पार्ट 3 करेंगे। देखिए पिछली क्लास में जो टॉपिक अपनों ने शुरू किया था वो ये था जीन कॉन्सेप्ट मेंडल ट्यूब मॉलिक्यूलर लेवल। ठीक है, थोड़ा बहुत मैंने आपको बताया था, दोबारा देखिए। सबसे पहले देखिए जीन, ये जो जीन वर्ड आपने सुना है और इसको अपने आनुवंशिकता की इकाई भी कहते हैं। देखिए जीन कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है। देखिए अपने शुरू करें मेंडल से। तो मेंडल ने आनुवंशिक लक्षणों का निर्धारण करने वाली या आनुवंशिक लक्षणों को नियंत्रित करने वाली इकाई को क्या कहा था? कारक या फैक्टर। ठीक, एक बात और रखना ध्यान में कि ये जो यहाँ पर जो मैं आपको समझा रहा हूँ ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कि जीन क्या है, एलील क्या है, ये सब। ठीक, तो मेंडल ने मटर पर प्रयोग किए, प्रयोग आपने पढ़े हैं। ठीक है, मोनो हाइब्रिड एंड डाई हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट। और मेंडल ने ये बताया कि लक्षणों को नियंत्रित कौन करता है? कोई पदार्थ होता है जिसे अपने कहते हैं कारक, फैक्टर। ठीक, और कारक को वर्तमान में अपने किस नाम से जानते हैं? जीन। और मेंडल ने ये भी बताया किसी लक्षण विशेष को नियंत्रित करने के लिए कारक जोड़े में होते हैं। किसी लक्षण विशेष को नियंत्रित करने के लिए कारक जोड़े में होते हैं। ठीक है, जैसे आपने रिप्रेजेंट किया था इस तरीके से, या तो कैपिटल टी या कैपिटल टी स्मॉल टी या स्मॉल टी आपने इस तरह रिप्रेजेंट किया था। तो ये मेंडेलियन कारक है भी जो जोड़े में है। इनका मतलब क्या है वो भी अपन देखेंगे। देखिए किसी लक्षण विशेष को नियंत्रित करने के लिए कारक जोड़े में होते हैं। ठीक, यानी मानव में किसी लक्षण विशेष को नियंत्रित करने के लिए कितने कारक होंगे? 2 कारक होंगे, यानी कारकों का एक युग्म मिलेगा। और इस युग्म को या जो युग्म है उसमें जो 2 कारक है इसे अपने कहते हैं एलील्स। तो कारकों का जो युग्म है, कारकों का जो जोड़ा है ना, ठीक, वो क्या कहलाएगा? एलील्स। ठीक, देखिए वर्तमान में कारक या फैक्टर ये टर्म यूज नहीं होती। ये जब अपने मेंडेलियन जेनेटिक्स पढ़ते हैं बस वहीं तक सीमित है। मैंने आपको ये बता दिया कि कारक को अपने क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। और कारक क्या होते हैं? जोड़े में होते हैं। ठीक, जिनको अपने कहते हैं एलील्स। तो यहाँ पर जब मैं कारक के संदर्भ में बात करता हूँ ना तो इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक, बस आपको इतना ध्यान में रखना है कि मेंडल ने क्या कहा? कारक कहा। ठीक, जो आनुवंशिक लक्षणों को नियंत्रित करने वाली इकाई है उसको क्या कहा? कारक का। और किसी लक्षण विशेष के लिए कितने कारक होंगे? 2 कारक होंगे। ठीक, अब देखिए अपने बात करते हैं जीन और एलील्स की, क्योंकि वर्तमान में कारक को क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। ठीक, और जीन की जो अल्टरनेट फॉर्म है, जीन की जो अल्टरनेट फॉर्म्स है उनको अपने कहते हैं एलील्स। क्या कहते हैं? एलील्स। ठीक, ये कॉन्सेप्ट क्या है थोड़ा और डिटेल में देखिए, क्योंकि इस तरह बातों से ये समझा नहीं जा सकता। ठीक है,
ये आपको पता ही है, जब दोनों एलील सेम हो तो समयुग्मजी, ये विषमयुग्मजी, ये समयुग्मजी, इस तरीके से आपने पढ़ा है समयुग्मजी और विषमयुग्मजी। ठीक, उसको छोड़िए, अपना थोड़ा और गहराई में चलते हैं और जो मॉडर्न जेनेटिक्स है ना उस पर अपने बात करते हैं। और मॉडर्न जेनेटिक्स में आपको पता है जीन और एलील्स जो टर्म है वो यूज होती है। सबसे पहले देखिए जीन क्या है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, अभी इसको गौर से देखिए। जीन क्या है, किसका बना होता है, ये क्वेश्चन मैं कई बार पूछता हूं तो इसका आंसर ज़्यादातर गलती देते हैं। ठीक, 11वीं 12वीं वाले बच्चे या जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनको भी नहीं पता होता जीन क्या है और किसका बना होता है। देखिए जीन डीएनए अनुक्रम है, जीन क्या है, डीएनए अनुक्रम है। और जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम पर विशिष्ट लोकस को रिप्रेजेंट करता है भी ये। जीन क्या है, डीएनए अनुक्रम है और क्रोमोसोम पर विशिष्ट लोकस या स्थल को रिप्रेजेंट करता है। और जीन जो होता है ना उसमें पॉलीपेप्टाइड के निर्माण की सूचना होती है। किसके निर्माण की सूचना होती है, पॉलीपेप्टाइड के निर्माण की सूचना होती है। एक पर्टिकुलर जीन में एक पॉलीपेप्टाइड के निर्माण की सूचना होती है। आपने ये भी पढ़ा होगा कि जीन में प्रोटीन के निर्माण की सूचना होती है, प्रोटीन के निर्माण की सूचना होती है, दोनों ही सही है। ठीक है, जो शुरुआती क्लासेज है 11वीं 12वीं उनमें ये लिखा हो सकता है कि जीन जो होता है एक स्पेसिफिक जीन एक प्रोटीन का संश्लेषण करता है। जैसे अपने हायर क्लासेज में जाते हैं तो वहाँ पर ये आपको मिलेगा कि जीन एक पॉलीपेप्टाइड का निर्माण करता है। अब पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन में अंतर क्या है वो एक अलग टॉपिक हो गया, उसको अपने आगे देखेंगे। अब देखिए मानव की बात करें तो आपने पढ़ा है कि मानव में 23 जोड़े समजात गुणसूत्र मिलते हैं। 23 जोड़े गुणसूत्र मिलते हैं, 23 जोड़े गुणसूत्र या 23 जोड़े समजात गुणसूत्र मिलते हैं। अब देखिए मानव में आपने क्या लिख पढ़ा है कि मानव में 23 जोड़े गुणसूत्र मिलते हैं। ठीक है, या समजात गुणसूत्रों के 23 जोड़े होते हैं, जो भी हैं। अब ये देखिए मैं समजात गुणसूत्रों का पहला जोड़ा यहाँ पर बना रहा हूँ। ठीक, कोई सा भी जोड़ा बना सकते हैं, पहला दूसरा तीसरा। मैं मान लीजिए पहला बना रहा हूँ, ये पहला जोड़ा है। ठीक, क्योंकि अपने जो मेंडेलियन जेनेटिक्स है ना उसमें अपनों ने क्या पढ़ा है कि कारक होता है। ठीक, और वर्तमान में उस कारक को जीन कहते हैं। ठीक है, और जीन की जो अल्टरनेट फॉर्म है उसको एलील्स कहते हैं। तो अपने कारक को मतलब ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि जो कारक है उसे अपने जीन कहते हैं और जीन के अल्टरनेट फॉर्म क्या है, एलील्स है। तो जीन और एलील्स की बात करेंगे, उनमें अंतर क्या है। देखिए ये दोनों समजात गुणसूत्र है और ये पहला जोड़ा है। ये पहला जोड़ा है समजात गुणसूत्रों का, 2 गुणसूत्र है और ये दोनों क्या है, समजात है, मतलब होमोलोगस। अब देखिए जो समजात गुणसूत्र है उनमें समानता क्या होती है, यानी ये 2 गुणसूत्र है, दोनों समजात है, तो इन दोनों गुणसूत्रों में समानता क्या होगी। समानता देखिए, पहली समानता संरचना आकारिकी समान होगी।
संरचना आकारिकी समान होगी, जीन्स की संख्या, प्रकृति व अनुक्रम भी समान। ये दो बातें समजात गुणसूत्रों में समानता क्या होगी, ये दो बातें मैंने लिख दी। ये समानता है कि जो समजात गुणसूत्र है इनकी संरचना आकारिकी समान, ठीक, यानी ये मेटासेंट्रिक है तो ऊपर वाले मेटासेंट्रिक, अगर ये टिलोसेंट्रिक है तो ऊपर वाले टिलोसेंट्रिक, अगर ये सब मेटासेंट्रिक है तो ऊपर वाला ही सब मेटासेंट्रिक, वो आपने पढ़ा है, ठीक। और दूसरी जीन्स की संख्या, जीन्स की प्रकृति, यानी वो किस लक्षण को नियंत्रित कर रहा है, और जो अनुक्रम है, जो भी जीन है वो डीएनए अनुक्रम होता है, न्यूक्लियोटाइड्स अनुक्रम होता है, वो भी क्या होगा, सेम होगा, ठीक। सॉरी, दोबारा देखिए, जीन्स की संख्या, ठीक, नंबर ऑफ जीन्स, प्रकृति मतलब किस लक्षण को नियंत्रित कर रहा है, और अनुक्रम यानी जीन्स का अनुक्रम, ठीक, जीन्स का अनुक्रम। अनुक्रम का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर कोई जीन है, वही जीन यहाँ पर होगा, यहाँ पर कोई दूसरा जीन है, वही जीन यहाँ पर होगा, ठीक, यहाँ पर कोई तीसरा जीन है, वही जीन यहाँ पर होगा। यानी यहाँ पर जो जीन्स का अनुक्रम है ना, कि पहला ये जीन है, दूसरा ये जीन है, तीसरा ये जीन है, सेम सीक्वेंस यहाँ पर होगा, तो ये हो गया अनुक्रम, ठीक। तो ये अपना हो गया समानता होमोलोगस क्रोमोसोम की। अब बात करें जीन की। जीन, मैंने आपको बताया कि जीन जो है वो डीएनए सीक्वेंस है या डीएनए अनुक्रम है, और यह क्रोमोसोम पर किसी लोकस को रिप्रेजेंट करता है, किसी लोकस को रिप्रेजेंट करता है। मान लीजिए ये वो लोकस है, ये लोकस मतलब पोजीशन, लोकेशन, ये। अब देखिए दोनों समजात गुणसूत्र है, दो अलग अलग गुणसूत्र है लेकिन समजात है। अब यहाँ पर ये जो पोजीशन है ना, ये जो पोजीशन है, ये इतना भाग, ये जो पोजीशन है या ये जो लोकस है, मान लीजिए ये आंखों का रंग निर्धारित करती है। किसका रंग है? आंखों का रंग निर्धारित करती है ये लोकस, आंखों के रंग के निर्धारण से संबंधित है। तो ये क्या हो गया अभी? जीन हो गया। यहाँ पर जो डीएनए है, यह जो डीएनए सीक्वेंस है, ठीक, वो जीन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस पोजीशन पर, इस लोकस पर जो भी डीएनए खंड है या डीएनए सीक्वेंस है, ठीक, जो भी जीन है, सॉरी, जो भी डीएनए सीक्वेंस या खंड है, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जीन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक। तो ये इतना भाग, ये जो पोजीशन है, यहाँ पर जो भी डीएनए खंड है या जो अनुक्रम है, डीएनए अनुक्रम है, वो आंखों का रंग निर्धारित कर रहा है। तो ये क्या हो गया? एक जीन हो गया, ठीक। अब देखिए इसी तरीके से यहां पर ये कोई दूसरी लोकस है, ठीक, ये कोई दूसरा स्थान हो गया। ये जो है यहां पर, ये त्वचा का रंग निर्धारित करती है, त्वचा का रंग। तो ये जो लोकस है, यहाँ पर जो डीएनए खंड है या जो डीएनए सीक्वेंस है, वो किसके निर्धारण से संबंधित है? त्वचा के रंग से। तो ये दूसरा जीन हो गया इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर आंखों के रंग से संबंधित जीन है, तो यहाँ पर ये आंखों का रंग वाला, ये त्वचा के रंग से संबंधित जीन है, तो ये भी त्वचा के रंग से। यहाँ पर बालों के रंग से संबंधित है, तो यहाँ पर भी बालों के, यानी अनुक्रम क्या हो गया? जीन का अनुक्रम सेम हो गया। जो अनुक्रम यहाँ पर है जीन का, ठीक, पहला जीन कौन सा है, दूसरा कौन सा है, सेम यहाँ पर है। अब देखिए अंतर क्या होगा? अंतर हो भी सकता है और नहीं भी, ये भी ध्यान में रखना। आपको जरूरी नहीं अंतर हो सकता है कि दोनों समजात गुणसूत्र 100% आइडेंटिकल हो सकता है थोड़ा बहुत अंतर मिले, हो भी सकता है अंतर नहीं भी। अगर अंतर है तो कहां पर होगा अंतर, वो देखिए। अगर अंतर मिलता है ना, तो अंतर कहां पर होगा? एलील्स, जो एलील्स है उनमें अंतर होगा। कैसे? वो देखिए,
मान लीजिए ये बात ये यहाँ पर करें, आंखों का रंग है। अब आंखों का रंग मान लीजिए काला हो सकता है, नीला हो सकता है, ठीक। अपने दो मान लिए, और भी होता है लेकिन अपने दो मान लेते हैं, भूरा भी होता है, ठीक, काला और नीला, ठीक। अब देखिए ये जो भाग है ना, ये आंखों के रंग से संबंधित है, तो इसको अपने कहेंगे जीन, ठीक। यहाँ पर भी आंखों का रंग, यहाँ पर भी आंखों के रंग से संबंधित। अंतर हो भी सकता है और नहीं भी, और अंतर होगा तो क्या होगा, किस में अंतर होगा, एलील्स में होगा। देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि जो भी जीन है उसकी कोई एक अलग अल्टरनेट फॉर्म है। जीन तो सेम है लेकिन अल्टरनेट फॉर्म की बात कर रहे हैं। इस जीन की मतलब जो आंखों का रंग है ना, जो जीन है उसकी अपने दो अल्टरनेट फॉर्म मान लेते हैं, कैपिटल बी और स्मॉल बी। कैपिटल बी मान लीजिए, मान रहे हैं अपने, ठीक। कैपिटल बी मान लीजिए आंखों का कौन सा रंग निर्धारित करती है, काला, और ये स्मॉल बी नीला। और कैपिटल बी स्मॉल बी क्यों आता है ये आपको पता ही, आपने पढ़ा है कि जो डोमिनेंट होता है ना उसको अपने कैपिटल से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो रिसेसिव होता है उसको स्मॉल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अपनों ने यहाँ पर काला डोमिनेंट माना है और नीला रिसेसिव माना है, ठीक। तो देखिए जीन तो एक ही है, आंखों का रंग निर्धारित करने वाला, लेकिन उस जीन की दो अल्टरनेट फॉर्म है। एक तो वो जो आंखों का रंग क्या करती है, काला करती है, और दूसरी वो जो आंखों का रंग क्या करती है, नीला करती है। तो और इसको अपनों ने अंग्रेजी के अक्षरों से रिप्रेजेंट किया है, कैपिटल बी और स्मॉल बी। तो मान लीजिए यहाँ पर अपनों ने कैपिटल बी लिख दिया, यहाँ पर जो है जो जीन की दो अल्टरनेट फॉर्म यहाँ पर है वो कैपिटल बी, और यहाँ पर क्या है, स्मॉल बी। हाँ, यहाँ पर कैपिटल बी हो सकता है, कैपिटल बी होगा तो ये समयुग्मजी हो जाएगा, यहाँ पर भी कैपिटल बी, यहाँ पर भी कैपिटल बी, समयुग्मजी। और यहाँ पर स्मॉल बी भी हो सकता है, क्या हो सकता है, स्मॉल बी, स्मॉल बी होगा। तो अब ये कि जिनकी कितनी अल्टरनेट फॉर्म होगी, दो, ठीक। और इनको अपन कहते हैं एलील्स, और ये हो जाएगा विषम युग्मजी, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल बी है, यहाँ पर स्मॉल बी है, ठीक। तो इस जीन के लिए क्या है, हेटेरोजाइगस हो गया, विषम युग्मजी हो गया। तो अब आप समझ गए होंगे कि जीन तो मतलब जैसे आंखों का रंग निर्धारित करने वाला जो है वो कौन है, जीन है, ठीक। अब इस जीन की जो अल्टरनेट फॉर्म है वो कई हो सकती है, मान लीजिए दो है, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, अपने दो मान रहे हैं। और इन अल्टरनेट फॉर्म्स को अपने क्या कहते हैं, एलील्स कहते हैं, ठीक। तो जीन तो हो गया आंखों का रंग निर्धारित करने वाला। अब उसकी दो अल्टरनेट फॉर्म है, एक तो वो फॉर्म जो आंखों का रंग करती है काला, जिसको अपनों ने रिप्रेजेंट कर दिया कैपिटल बी से, और दूसरी वो जो आंखों का रंग निर्धारित करती है नीला, जिसको अपनों ने रिप्रेजेंट कर दिया स्मॉल बी से, ठीक। तो यहाँ पर कैपिटल बी, यहाँ पर स्मॉल बी, और ये कंडीशन हो जाएगी हेटेरोजाइगस। तो ये एलील्स है भी, कैपिटल बी और स्मॉल बी क्या हो गए, अब एलील्स हो गए। अब अगर ये मतलब जेनेटिक स्ट्रक्चर है तो आंखों का रंग क्या आएगा, अपनों ने डोमिनेंट किसे माना है, काले को माना है, तो आंखों का रंग क्या आएगा, काला आएगा। प्रभावी कौन है, काला है, ठीक, कैपिटल बी। तो इस तरह जो एलील्स है ना, उस मतलब एलील्स को अपने किस तरह डिफाइन करेंगे, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ ए जीन, अल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ ए जीन कॉल्ड एलील्स, ठीक। तो इस तरीके से, ठीक। इसी प्रकार त्वचा का रंग ले लो, त्वचा का रंग निर्धारित कौन करता है, एक जीन करता है, लेकिन उस जीन की कई अल्टरनेट फॉर्म्स हो सकती है, उस जीन के कई एलील्स हो सकते हैं। जैसे एक फॉर्म त्वचा का रंग काला कर दे, एक फॉर्म त्वचा का रंग सफ़ेद कर दे, तो इस तरह दो एलील्स हो गए। तो ये एलील्स है। तो अल्टरनेट फॉर्म ऑफ ए जीन, अल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ ए जीन कॉल्ड एलील्स। अब देखिए मैंने आपको समानता बता दी और अंतर भी बता दिया, ठीक है। समानता क्या है, संरचना आकार की समान होगी, जीन्स की संख्या, प्रकृति, वह जो जीन्स का जो अनुक्रम है कि यहाँ पर जो जीन होगा वही यहाँ पर होगा, यहाँ पर जो होगा वही जीन यहाँ पर होगा, ये सब सेम होंगे। अंतर हो भी सकता है और नहीं भी, और अगर अंतर होता है तो एलील्स में मिलेगा अंतर, यानी यहाँ पर अलग एलील हो सकता है, यहाँ पर अलग हो सकता है, हो भी सकता है और नहीं भी। यहाँ पर उन्होंने दिखा दिया कि यहाँ पर अलग एलील है, यहाँ पर अलग अलग है, यहाँ पर कैपिटल भी है, यहाँ पर स्मॉल भी है।
तो इस तरीके से। अब देखिए, अगर आपसे वैसे पूछ ले कि जीन किसके बने होते हैं, तो आप क्या कहोगे? जीन्स क्या है? जो भी जीन्स है, जितने भी जीन्स हैं, ठीक है, जीन क्या है? न्यूक्लियोटाइड से सीक्वेंस है, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है। जीन क्या है? डीएनए सीक्वेंस कह लो या न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस कह लो, एक ही बात है। इसी तरीके से एलील पूछे, कोई पूछ ले आपसे कि एलील्स क्या है या एलील क्या होता है, तो आपको पता है कि एलील जीन के अल्टरनेट फॉर्म है, ठीक है। तो जिसका जीन बना होता है उसी का एलील बना होगा। जीन किसका बना होता है? न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है जीन, या अपने कहे कि जो जीन होता है ना, उसमें एक पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है, न्यूक्लियोटाइडों का एक अनुक्रम होता है, या जो जीन है एक विशिष्ट डीएनए अनुक्रम होता है, वही एलील होगा। एलील भी क्या होगा? न्यूक्लियोटाइड से सीक्वेंस ही होगा, ठीक। अब देखिए आगे, ये मैंने आपको बता दिया जीन और एलील की जो बातें हैं वो मैंने आपको बता दी, जो कॉन्सेप्ट है। और मेंडल ने बस कारक की टर्म यूज की थी। आगे देखिए, समयुग्मजी विषमयुग्मजी, ये भी आपको पता चल गए होंगे। ये जो कंडीशन है ना, इस पर्टिकुलर जीन के लिए विषमयुग्मजी है, कैपिटल बी और स्मॉल बी विषमयुग्मजी है। दोनों तरफ स्मॉल बी होते तो समयुग्मजी, या दोनों तरफ कैपिटल बी होते हैं समयुग्मजी, लेकिन एक तरफ कैपिटल है दूसरी तरफ स्मॉल है तो विषमयुग्मजी, हेटेरोजाइगस। ये भी आपने पढ़ा है, ठीक। और एक कारक प्रभावी होता है, दूसरा अप्रभावी होता है। यानी मेंडल ने तो ये बताया था कि कारक जोड़े में होते हैं, यानी दो कारक मिलते हैं, ठीक। वर्तमान में अपन इनको क्या कहते हैं? जो जोड़े के दो कारक है उनके लिए क्या टर्म यूज होती है? एलील्स, ठीक। तो एक एलील क्या होगा? प्रभावी, या एक कारक प्रभावी होगा, दूसरा अप्रभावी। जैसे यहाँ पर कैपिटल बी, यानी आंखों का रंग, जो काला रंग निर्धारित कर रहा है, जिनकी जो फॉर्म काला रंग निर्धारित कर रही है वो डोमिनेंट है, उसको उन्होंने कैपिटल से रिप्रेजेंट कर दिया, कैपिटल बी। और नीला यहाँ पर क्या रिसेसिव है तो स्मॉल बी। तो जो कोई भी जीन है, ठीक, उसकी दो या दो से ज़्यादा अल्टरनेट फॉर्म होती है, अल्टरनेट फॉर्म्स होती है, ठीक। तो जो अल्टरनेट फॉर्म्स है वो प्रभावी भी हो सकती है और अप्रभावी भी। ये प्रभावी और अप्रभावी का लफड़ा क्या है? कैसे अपने को पता चलेगा कि प्रभावी है, कैसे पता चलेगा कि अप्रभावी है? और मतलब इसका ओरिजिन कैसे हुआ? मतलब प्रभावी और अप्रभाविता जो है वो प्रकृति में कैसे उत्पन्न हुई, या जो जीन है उसकी जो वर्तमान में मतलब क्या है कि जो ज़्यादातर जीन है ना, उसकी कई अल्टरनेट फॉर्म्स है, दो तो ही, दो से ज़्यादा भी मिलती है। तो मतलब एक पर्टिकुलर जीन की कई अल्टरनेट फॉर्म्स कैसे उत्पन्न हुई, ठीक। जैसे यहाँ पर आंखों का रंग निर्धारित करने वाला जो जीन है उसकी भी मान लीजिए उन्होंने दो फॉर्म दिखा दी, काला नीला, वैसे आप तीन भी दिखा सकते हो, भूरा, ठीक। तो जो जीन होता है उसकी दो या दो से ज़्यादा अल्टरनेट फॉर्म होती है। तो ये फॉर्म जो है, ये फॉर्म जो है, जो ये प्रकृति में कैसे उत्पन्न हुई, ठीक। तो वो सब अलग टॉपिक है, उसको भी अपने देखेंगे जब अपने देखेंगे प्रभाविता और अप्रभाविता को जब समझने का प्रयास करेंगे कि कोई भी एलील है वो प्रभावी कैसे होता है, दूसरा अप्रभावी कैसे होता है, इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है वो आगे देखेंगे। अब देखिए, मेंडल ने आपको बताया, यह भी बताया था कि जो कारक है या जो लक्षण है उनका स्वतंत्र अपव्यय होता है। आपने स्वतंत्र अपव्यय का नियम पढ़ा है, ठीक है, तो वो तो आपके सेकेंड ईयर में ही था, तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा अपने नहीं बताएंगे क्योंकि मेंडल के नियम आपने पिछली क्लास में पढ़े हैं। देखिए, आपको अगर कोई टॉपिक से संबंधित प्रॉब्लम आ रही है
तो ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है 9521205264। तो आप इन नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। और ये एक और नंबर है 9588236104। इन पर आप कॉल कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं, जो भी टॉपिक यहाँ पर चल रहा है उससे रिलेटेड। ठीक। हाँ, अगर आपको इनके नोट्स चाहिए इस टॉपिक के तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए। क्या लिख कर? बायोटेक यूनिट फर्स्ट, बायोटेक यूनिट फर्स्ट, आपको ये लिखकर व्हाट्सएप मैसेज करना है। जो पहली यूनिट है ना, इसके आपको नोट्स मिल जाएंगे PDF फॉर्म में। तो नोट्स को पढ़ना, कोई दिक्कत आ रही है तो नंबर है ही आपके पास। आगे देखिए, ये जो टॉपिक है ना, जीन कॉन्सेप्ट मेंडल टू मॉलिक्यूलर लेवल है, यहां से 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। अभी छोटा ही क्वेश्चन आता है, 1 नंबर का ही आता है नॉर्मली। आगे देखिए, चार्ल्स डार्विन, इन्होंने पेंजीनवाद प्रस्तुत किया। भी क्या प्रस्तुत किया? पेंजीनवाद। चार्ल्स डार्विन ने 1868 में पेंजीनवाद प्रस्तुत किया और इन्होंने अनुवांशिक इकाई को पेंजीन कहा, पेंजीन या जेम्यूल कहा। ठीक। इस सिद्धांत के अनुसार एक प्राणी के प्रत्येक अंग से पेंजीन या जेम्यूल उत्पन्न होते हैं। प्रत्येक प्राणी के, ठीक, प्रत्येक अंग से क्या उत्पन्न होते हैं? पेंजीन या जेम्यूल उत्पन्न होते हैं। और ये सूक्ष्म संरचनाएं हैं। भी पेंजीन क्या है? सूक्ष्म संरचनाएं हैं। और जिस अंग से उत्पन्न होते हैं उस अंग की या उस अंग के निर्माण की इनमें सूचना होती है। ठीक। प्रत्येक प्राणी के प्रत्येक अंग से क्या उत्पन्न होते हैं? पेंजीन। और जिस अंग से उत्पन्न होते हैं उस अंग के निर्माण की सूचना पेंजीन में होती है। और पेंजीन क्या? सूक्ष्म संरचना है। ठीक। और जो डार्विन है, डार्विन ने आनुवंशिकता की इकाई किसे माना? पेंजीन को माना। अब देखिए, ये जो पेंजीन है ये रुधिर के साथ चलकर अंत में युग्मकों में एकत्रित हो जाते हैं। ये जो पेंजीन है ये रुधिर के माध्यम से किस में एकत्रित हो जाएंगे? युग्मकों में एकत्रित हो जाते हैं। अतः प्रत्येक युग्मक में प्रत्येक अंग से कम एक पेंजीन अवश्य होता है। प्रत्येक युग्मक में प्रत्येक अंग से कम एक पेंजीन अवश्य होता है। युग्मक बन जाने पर प्रत्येक पेंजीन उस अंग की रचना करता है जिस ऑर्गन से या जिस अंग से उसकी उत्पत्ति हुई थी। तो ये पेंजीन किस में चले जाएंगे? युग्मकों में। आगे पता ही है, मतलब युग्मकों का निषेचन होता है, युग्मनज बनता है वगैरह वगैरह। तो मतलब कोई भी पेंजीन है वो आगे जाकर उस अंग का निर्माण करेगा जिस अंग से उसकी उत्पत्ति हुई थी। बाकी करते हैं कल।